ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में गुरु सत्ता की ही प्रेरणा से युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 820वां एपिसोड है आज, और हम लोगों की जो पुस्तक चल रही है वो है दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतर बनेगी। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है कैसा होगा प्रज्ञा युग का समाज। बहुत गहराई पूर्वक हम सभी इस अध्याय को सुने। आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाला समाज कैसा होगा, ये जानकारी प्राप्त करें इस अध्याय से, और उसी अनुसार हम अपना व्यक्तित्व बनावें तो भगवान की इस योजना में हम सहयोगी की भूमिका में होंगे। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरु जी लिखते हैं, उभरेगी प्रज्ञा परंपरा। हमने भविष्य की झांकी देखी है एवं बड़े शानदार युग के रूप में देखी है। हमारी कल्पना है कि आने वाला युग प्रज्ञा युग होगा। प्रज्ञा अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता के पक्षधर व्यक्तियों का समुदाय। अभी जो परस्पर आपाधापी, लोभ, मोहवश संचय एवं परस्पर विलगाव की प्रवृत्ति नजर आती है, उसको आने वाले समय में अतीत की कड़वी स्मृति कहा जाता रहेगा। हर व्यक्ति स्वयं में एक आदर्श इकाई होगा एवं हर परिवार उससे मिलकर बना समाज का एक अवयव। सभी का चिंतन उच्च स्तरीय होगा। कोई अपनी अकेले की ही न सोचकर सारे समूह के हित की बात को प्रधानता देगा। प्रज्ञा युग में हर व्यक्ति अपने आप को समाज का एक छोटा सा घटक किंतु अविच्छिन्न अंग मानकर चलेगा। निजी लाभ हानि का विचार न करके विश्व हित में अपना हित जुड़ा रहने की बात सोचेगा। सबकी महत्वाकांक्षाएं एवं गतिविधियां लोक हित पर केंद्रित रहेंगी, न कि संकीर्ण स्वार्थपरता पर। अहंता को परब्रह्म में समर्पित कर आध्यात्मिक जीवन मुक्ति का लक्ष्य अगले दिनों इस प्रकार क्रियान्वित होगा कि किसी को अपनी चिंता में डूबे रहने की, अपनी ही इच्छा पूर्ति की, अपने परिवारजनों की प्रगति की न तो आवश्यकता अनुभव होगी न चेष्टा चलेगी। एक कुटुंब के सब लोग जिस प्रकार मिल बांट कर खाते हैं और एक स्तर का जीवन जीते हैं, वही मान्यता एवं दिशाधारा अपनाए जाने का औचित्य समझा जाएगा। ऋषि मुनिगण परिवार बसाकर पर्ण कुटियों में रहते थे, लेकिन समाज से कटे हुए नहीं थे। उन दिनों लोभ मोह के बंधनों को काटने के प्रयास योग साधना तप पुरुषार्थ द्वारा संपन्न होते थे एवं सुनियोजन सत्प्रवृत्ति संवर्धन हेतु होता था। अब उसी कार्य को चिंतन की उत्कृष्टता, जीवन क्रम के निर्धारण एवं वातावरण के दबाव से संपन्न कराया जाएगा। सभी वैसा ही जीवन जीकर सहकारी प्रयासों में निरत होंगे। प्रज्ञा युग के नागरिक बड़े आदमी बनने की नहीं, महामानव बनने की महत्वाकांक्षा रखेंगे। सच्ची प्रगति इसी में समझी जाएगी कि गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से किसने अपने आप को कितना श्रेष्ठ समुन्नत बनाया। कोई किसी के विलास वैभव की प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, वरन होड़ इस बात की रहेगी कि किसने अपने आप को कितना श्रेष्ठ, सज्जन एवं श्रद्धास्पद बनाया। वैभव इस बात में गिना जाएगा कि दूसरे को अनुकरण करने के लिए कितनी कृतियां और परंपराएं विनिर्मित की। आज के प्रचलन में संपदा को सफलता का चिन्ह माना जाता है। अगले दिनों यह मापदंड सर्वथा बदल जाएगा और यह जाना जाएगा
कि किसने मानवीय गौरव गरिमा को किस प्रकार और कितना बढ़ाया। शरीर यात्रा के निर्वाह साधनों के अतिरिक्त प्रज्ञा युग का मनुष्य दूसरी आवश्यकता अनुभव करेगा, सद्ज्ञान की। इसके लिए आजीविका उपार्जन एवं लौकिक जानकारियां देने वाली स्कूल शिक्षा पर्याप्त न मानी जाएगी, वरन यह खोजा जाएगा कि दृष्टिकोण को परिष्कृत करने, सद्गुणों की परंपरा बढ़ाने एवं व्यक्तित्व को प्रखर प्रामाणिक बनाने की रीति नीति सीखने, अपनाने का अवसर कहाँ से किस प्रकार मिल सकता है। इस प्रयोजन के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की उच्च स्तरीय दिशाधारा कहाँ से मिल सकती है। इसे खोजने पाने का प्रयास निरंतर जारी रखा जाएगा। इस कार्य ईश्वर उपासना, जीवन साधना एवं तपश्चर्या की सहायता से भी हो सकता है। ऋषिकल्प महामानवों का सानिध्य, सद्भाव और अनुदान तो इस प्रयोजन के लिए सर्वोपरि रहेगा ही। बदलेगी जीवन दृष्टि। बहुत ही सरल और स्पष्ट वाक्य है साथियों। किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता अनुभव नहीं होती, फिर भी यदि आपको कुछ ऐसा लगे जो न समझ में आया हो, आप अवश्य चैट बॉक्स में पूछ लेंगे। संचित कुसंस्कारिता के शमन, प्रतिरोध, निराकरण पर प्रज्ञा युग के विचारशील व्यक्ति पूरा पूरा ध्यान देंगे। संयम बरतेंगे और संतुलित रहेंगे। शौर्य साहस का केंद्र बिंदु यह बनेगा कि किसने अपने दृष्टिकोण, स्वभाव, रुझान एवं आचरण में कितनी उत्कृष्टता का समावेश किया। प्रतिभा, पराक्रम एवं वैभव को इस आधार पर सराहा जाएगा कि उस उपार्जन का जन कल्याण एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन में कितना उपयोग हो सका। विचारशील लोग इसी आधार पर आत्मनिर्माण करेंगे और पुरुषार्थ का क्षेत्र चुनते समय निजी सुख सुविधाओं की पूर्ति का नहीं, विश्व उद्यान को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने की महानता को महत्व देंगे। अमीरी को नहीं, मानवीय गरिमा को अपनाया सराहा जाएगा। संकीर्ण स्वार्थपरता में संलग्न व्यक्ति तब प्रतिभा के बल पर कहीं कोई श्रेय सम्मान प्राप्त नहीं करेंगे, वरन भर्त्सना के भाजन बनेंगे। श्रमशीलता को बेइज्जती या दुर्भाग्य का चिन्ह न समझा जाए, वरन प्रतिभा, विकास, उपलब्धियों का उपार्जन एवं प्रखरता का परिचायक माना जाए, तो ही भौतिक विकास की संभावना सुनिश्चित हो सकती है। श्रम का असम्मान परोक्ष रूप से दरिद्रता एवं पिछड़ेपन का आह्वान है। निठल्लेपन के साथ एक दुखद दुर्भाग्य और जुड़ा रहता है। खाली दिमाग शैतान की दुकान की युक्ति चरितार्थ करता है। जिनके पास काम नहीं होगा, उनका दिमाग दुश्चिंतन में और शरीर दुर्व्यसन में निरत होगा। खाली लोगों में क्रमशः दुर्गुण बढ़ते हैं। समय काटने के लिए वे दोस्तों की तलाश में रहते हैं और जो भी उनके चंगुल में फंस जाता है उसे अपने जैसा बना लेते हैं। नई पीढ़ी की बर्बादी में इन दिनों दोस्तबाजी का एक प्रकार से भयानक दुर्व्यसन बन चला है। आवारा लोगों की चांडाल चौकड़ी ही इन दिनों मित्र मंडली कहलाती है। यह समस्त अभिशाप खाली बैठने के हैं। इस तथ्य को जितनी गंभीरता पूर्वक समझा जा सके उतना ही उत्तम है। प्रज्ञा युग में चिंतन, आचरण एवं व्यवहार के सभी पक्षों में कायाकल्प जैसा हेरफेर होगा। यही युग परिवर्तन है। इस परिवर्तन का आधार दूरदर्शी विवेकशीलता का कसौटी पर कसकर अपनाया गया औचित्य ही होगा। पिछले दिनों क्या सोचा, माना या किया जाता रहा है, इसे भावी रीति नीति का आधार नहीं माना जाएगा, वरन तर्क, तथ्य, प्रमाण, न्याय एवं लोकहित की हर कसौटी पर कसने के उपरांत जो खरा पाया जाएगा उसी को अपनाया जाएगा। न किसी को भूत का आग्रह होगा, न कोई भविष्य की अवज्ञा करेगा। वर्तमान का निर्धारण करते समय आज की आवश्यकता और उज्जवल भविष्य की संभावना को ही महत्व दिया जाएगा। यह निर्धारण पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाए हुए अंतःकरण ही कर सकेंगे। अगले दिनों उन्हीं को युग ऋषि माना जाएगा और उन्हीं का निर्धारण लोकमानस द्वारा श्रद्धा पूर्वक अपनाया जाएगा। महत्वाकांक्षाओं का सही आधार है पवित्रता एवं
प्रखरता की उच्च स्तरीय अभिवृद्धि, निजी जीवन में गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट बनना और लोकोपयोगी कार्यों में सामने अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करना किसी व्यक्ति की गौरव गरिमा का मानदंड बनेगा। लोग सादा जीवन उच्च विचार की भावनाओं से प्रेरित होंगे। जीवन की गरिमा एवं सफलता इस बात में अनुभव करेंगे कि आदर्शवादी प्रगति में कितना साहस दिखाया तथा पराक्रम किया गया। अगले दिनों लोग अपनी चतुरता व संपदा तथा सफलता का उद्धत प्रदर्शन करने को छछोरपन मानेंगे और उच्च स्तरीय प्रतिभा का विकास एवं सदुपयोग करने में संतोष तथा सम्मान अनुभव करेंगे। नीति युक्त मर्यादित जीवन, युग परिवर्तन का मूलभूत आधार होगा प्रस्तुत लोकमानस के अवांछनीय प्रवाह को मोड़ मरोड़ कर सही सीधी सी दिशा में गतिशील किया जाना। इसमें से सर्वप्रथम उस व्यक्तिवादी लोभ लालच पर प्रहार होगा जो अनेकानेक स्तर की महत्वाकांक्षाएं ललक लिप्साएं उत्पन्न करता है। दूसरों की तुलना में अधिक सुविधा साधन समेटने और बड़प्पन दिखाने वाले सरंजाम जुटाने के लिए में लिप्त रहना ऐसी दृष्टि है जो चिंतन और चरित्र में बेतरह निकृष्टता भरती जाती है। वासना, तृष्णा, अहंता पर आधारित भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण उन्हीं से बन पड़ते हैं जिनके सोचने में संग्रह, उपभोग और प्रदर्शन की निकृष्टता अनावश्यक मात्रा में घुस पड़ी है। व्यक्तित्व के इस स्तर को सर्वत्र निंदनीय ठहराया जाएगा और इस आधार पर उसके आगे बढ़ने को पीछे हटने के लिए विवश किया जाएगा। प्रज्ञा युग में हर व्यक्ति सामाजिक नीति मर्यादाओं को महत्व देगा। कोई ऐसा काम न करेगा जिससे मानवीय गरिमा एवं समाज व्यवस्था को आंच आती हो। शिष्टाचार, सौजन्य, सहयोग, ईमानदारी, वचन का पालन, निश्चलता जैसी कसौटियों पर पारस्परिक व्यवहार खरा उतरना चाहिए। अनीति का न तो सहयोग किया जाए और न प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि मूढ़ मान्यताओं का, अवांछनीय प्रचलनों का, हानिकारक कुरीतियों का विरोध किया जाए। इस प्रकार छल, शोषण, उत्पीड़न जैसे अनाचारों से भी असहयोग, प्रतिरोध एवं संघर्ष का रुख अपनाया जाए। अनैतिक आचरण एवं अनुपयुक्त प्रचलनों को समान रूप से अहितकर माना जाए और उन्हें अपनाना तो दूर, कोई उनका समर्थन तक करने को सहमत न होगा। प्रज्ञा युग में शारीरिक और मानसिक व्याधियों से सहज ही छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि लोग प्रकृति के अनुशासन में रहकर आहार विहार का संयम बरतेंगे और अन्य प्राणियों की तरह अंतः प्रेरणा का अनुशासन मानेंगे। फलतः न दुर्बलता सताएगी न रुग्णता। असमय बुढ़ापा आने तथा अकाल मृत्यु से मरने का भी तब कोई कारण न होगा। मानसिक विक्षोभ, चिंता, भय, कृपणता, संकीर्णता, द्वेष, छल, कपट, लोभ, मोह, अहंकार जैसे मनोविकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्हीं के कारण लोग तनाव, असंतुलन, सनक, मतिभ्रम, आवेश, उद्वेग, उन्माद, अर्धविक्षिप्तता जैसे मानसिक रोगों से ग्रसित रहकर अंतर्द्वंद्वों की प्रताड़ना सहन करते हैं। ऐसे ही लोग भूत पलितों की तरह विक्षुब्ध पाए जाते हैं। प्रज्ञा युग में सभी संतोषी, नीतिवान, उदार एवं सरल सौम्य जीवन पद्धति अपनाएंगे। मिल बांट कर खाएंगे, हंसती हंसाती जिंदगी जिएंगे। फलतः उन्हें हर परिस्थिति में आनंद उल्लास से भरा पूरा पाया जाएगा। सभी के शरीर निरोग और मस्तिष्क शांत संतुष्ट पाए जाएंगे। आदर्श सामाजिक व्यवस्था। मनुष्य की संरचना सामाजिक प्राणी के रूप में है। उसे जो कुछ मिला है समाज के सहयोग एवं अनुदान द्वारा ही उपलब्ध हुआ है। अस्तु समाज की समुन्नत सुसंस्कृत बनाने में भी उसका योगदान होना चाहिए। ये कार्य परिवार रूपी छोटे समाज से आरंभ किया जाना चाहिए। आवश्यक नहीं कि अपने स्त्री बच्चों को ही परिवार माना जाए। जिस समुदाय में खाने, सोने एवं मिलजुल कर रहने का प्रसंग बनता है वह परिवार ही है। इस समुदाय को अपने अवयवों की तरह माना जाए और उसे समाज का एक छोटा रूप मानकर उद्यान के माली की तरह सेवारत रहा जाए। हिल मिलकर रहने, मिल बांट बांट कर खाने तथा हंसती हंसाती जिंदगी जीने की नीति ही पारिवारिकता है।
प्रज्ञा युग का हर मनुष्य शरीर निर्वाह की तरह पारिवारिकता में भी पूरा रस लेगा और प्रयत्नरत रहेगा। धरती के उपार्जन शक्ति से कहीं अधिक इन दिनों जनसंख्या का भार बढ़ गया है। अब संतान भार बढ़ाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही। पिता पर अर्थ संकट, माता पर रुग्णता और अकाल मृत्यु का आक्रमण, अभावग्रस्त बालकों का दयनीय भविष्य, प्रस्तुत परिवार का हक बटाना, राष्ट्रीय प्रगति एवं विश्व व्यवस्था में भयानक गतिरोध जैसे अनेकों अभिशाप इन दिनों संतान बढ़ाने की मूर्खता के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। कभी प्रजनन को सौभाग्य कहा और प्रोत्साहन दिया जाता रहा होगा, पर आज तो उसे विपत्ति को प्रत्यक्ष आमंत्रण देना ही कहा जा सकता है। प्रज्ञा युग का हर विचारशील संतान उत्पादन से बचेगा, और यदि वात्सल्य आनंद लेने का मन होगा तो किसी को गोद लेने की अपेक्षा अनेकों असहाय बालकों को पालने और सुयोग्य बनाने का भार ग्रहण करेगा। त्रिवेणी संगम की तरह सत्यम शिवम सुंदरम की समग्र साधना व्यक्ति, परिवार और समाज की त्रिविध संरचना से ही संभव होती है। तीनों के बीच सघन तालमेल रहने और परस्पर सहयोगी बने रहने से ही सुख, शांति और प्रगति की भूमिका बनती है। इस तथ्य से अवगत होने के कारण प्रज्ञा युग का मनुष्य आज की तरह संकीर्ण स्वार्थपरता में ही निरत न रहेगा, वरन व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक एवं परिवार को सुसंस्कारी, स्वावलंबी बनाने के लिए गंभीरता पूर्वक ध्यान देगा और उसके लिए भाव भरी तत्परता के साथ प्रयत्न करेगा। आधार बनेंगे श्रेष्ठ परिवार। परिवार निर्माण के माध्यम से संचालक लोग संयमी, दूरदर्शी एवं उदार मना बनते हैं। साथ ही उस वातावरण को नर रत्न बनने का अवसर मिलेगा। व्यक्तित्व और परिवार को एक दूसरे का अगले दिनों पूरक माना जाएगा और संयुक्त परिवार की वैज्ञानिक आचार संहिता विकसित होगी। प्रज्ञा युग में हर व्यक्ति परिवार बसाने से पहले 1000 बार विचार करेगा कि क्या उसमें साथी की प्रगति तथा सुविधा के लिए समुचित साधन जुटाने की सामर्थ्य है। क्या उसमें नए बालकों को सुसंस्कारी, संभ्रांत एवं स्वावलंबी नागरिक बना सकने की योग्यता है। यदि है तो समय एवं धन की कितनी मात्रा साथी तथा नई पीढ़ी के लिए लगा सकने की स्थिति बन सकती है। इन सभी बातों का गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण करने के उपरांत ही विवाह का साहस किया जाया करेगा और संतान उत्पन्न करने से पूर्व 1000 बार विचार किया जाया करेगा कि इस नई जिम्मेदारी को वहन करने के लिए पत्नी का स्वास्थ्य, पति का उपार्जन, घर का वातावरण उपयुक्त स्तर का है या नहीं। जितनी निश्चित स्थिति होगी उससे अधिक बड़ा कदम बढ़ाने का कोई दुस्साहस न करेगा। समुचित परिपालन की क्षमता न रहने पर भी बच्चे उत्पन्न करना अपना, पत्नी का, बच्चों का तथा समूचे राष्ट्र का भविष्य अंधकार में बनाने वाला अभिशाप गिना जाएगा। विवाह कामुकता की तृप्ति के लिए, रूप सौंदर्य से खेलने के लिए नहीं, वरन साथी को स्नेह, सहयोग, सम्मान देकर जीवन की अपूर्णता दूर करने एवं मिलजुल कर अधिक उच्च स्तरीय प्रगति करने की आदर्शवादिता से प्रेरित होकर ही किए जाया करेंगे। एक दूसरे को निभाएंगे, सहिष्णु रहेंगे, मिलजुल कर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, अधिकार या आग्रह न थोपेंगे, मतभेद सामान्य हो और उनके कारण कोई विग्रह उत्पन्न न हो, तो इतनी उदारता भी रहनी चाहिए कि भिन्न प्रकृति के भिन्नताओं को दरगुजर किया जाता रहे। इन दिनों स्त्रियों को दासी की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रथा उलटकर उन्हें समान अधिकार वाली सहयोगिनी का सम्मान भरा स्थान मिलेगा। श्रृंगार सज्जा को नारी की आंतरिक हीनता तथा दुर्गति का चिन्ह मानकर उसे अनुपयुक्त ठहराया जाएगा। प्रज्ञा युग में हर गृहस्थ को धरती के स्वर्ग की तरह स्नेह, सद्भाव एवं उत्साह, उल्लास से भरा पूरा पाया जाएगा, क्योंकि उसके सभी सदस्य श्रमशीलता, सुव्यवस्था, मितव्ययिता, उदार सहकारिता और सुसंस्कारी सज्जनता के पंचशीलों को सुख शांति का आधारभूत कारण होने की बात पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे। संयुक्त संस्था के रूप में सभी परिजन उसे समुन्नत बनाने में अपने अपने हिस्से का अनुदान प्रस्तुत करने की बात सोचेंगे, न कि जिसके पल्ले जो पड़े उतना ले भागने का उचक्कापन बरतें। सभी मिलकर परिवार में सुव्यवस्था एवं सद्भावना का ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसके द्वारा वर्तमान से भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और उसमें रहते पलते हुए उज्जवल भविष्य की संभावनाएं स्पष्ट रूप में झांकती अनुभव करेंगे। ऐसे सुसंस्कृत परिवार ही नर रत्नों की खदान बनते और उसके संचालकों को धन्य बनाते हैं।
परिवार के सदस्यों की शरीर यात्रा, अर्थव्यवस्था, सुख सुविधा एवं प्रगति सुरक्षा का प्रबंध तो प्रज्ञा युग में भी चलेगा, पर एक विशेषता अनिवार्य रूप से जुड़ी रहेगी कि अधिकार घटाने और कर्तव्य पालन बढ़ाने की दृष्टि से हर सदस्य अपने अपने ढंग से प्रयास करें और पिछड़ने में लज्जा अनुभव करें। परिवारों में सुसंस्कारिता प्रशिक्षण की पाठशाला बनाया जाएगा और उस कारखाने में ढल ढल कर नर रत्न निकला करेंगे। परिवार का सारा ढांचा, कार्यक्रम एवं विधि विधान इस प्रकार बनेगा कि उसके सभी सदस्यों को श्रमशीलता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, सज्जनता, सहकारिता जैसी सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव में सम्मिलित करने का अवसर मिलता रहे। परिजन उदात्त दृष्टिकोण, सघन आत्मभाव, शालीन सद्व्यवहार और सघन सहयोग देखकर ही परिवारों की सार्थकता और प्रगति का मूल्यांकन किया करेंगे। न तो अभिभावक संतान के से वंश चलने, पिंडदान मिलने, सेवा सहायता पाने की अपेक्षा रखें और न संतान अपने अभिभावकों को छोड़ी संपदा के सहारे गुलछर्रे उड़ाने की बात सोचें। दोनों के बीच विशुद्ध स्नेह सद्भाव का रिश्ता होगा और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य पालन करते हुए अपनी श्रद्धा, शालीनता बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। कन्या और पुत्र के बीच कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों को समान स्नेह, सम्मान एवं महत्व मिलेगा। संतानों के विवाह की तब तक जल्दी न की जाएगी जब तक वे स्वावलंबी और नए गृहस्थ के अनेकानेक उत्तरदायित्वों का भार उठाने में समर्थ न हो जाएं। संतान में अमीरों की महत्वाकांक्षा न भड़काई जाए और न आलसी, विलासी, अहंकारी बनने जैसी सुविधा प्रदान की जाए। सुसंस्कारिता प्रदान करना ही संतान की सबसे बड़ी सेवा, सहायता मानी जाएगी। कुछ अपवादों को छोड़कर हर काम नियत समय पर पूरा करना, वस्तुओं को यथास्थान सुरक्षित एवं सुसज्जित रखना, फैशन को छछोरपन मानकर उससे बचना, दूर रहना, सादगी और स्वच्छता से सुरुचि का परिचय देना, बजट बनाकर आमदनी से कम खर्च करना और बचत की थोड़ी गुंजाइश रखना, एक दूसरे का हाथ बटाना, सहानुभूति और सहयोग का रुख रखना, नम्रता और मिठास भरा व्यवहार करना, चरण स्पर्श और अभिवादन का परिपालन, शिष्टाचार, अनुशासन का निर्वाह, स्वच्छता और सुसज्जा के लिए मिलजुल कर प्रयास करना, टूट फूट की मरम्मत एक उपयोगी कला कौशल के रूप में सीखना और प्रयुक्त करना, घर में जहां भी स्थान हो पुष्प, बेलें एवं शाक भाजी उगाना जैसी प्रथा, परंपरा घर में डालना जैसे प्रचलन अभ्यास में उतर सकें तो हर घर में स्वर्गीय वातावरण बन सकता है। रात्रि को कथा प्रवचन, प्रातः सायं पूजा आरती, सहगान कीर्तन जैसे धर्म कृत्यों से भी परिवार को आस्थावान बनने का अवसर मिलता है। जागेंगी सहकारी प्रवृत्तियां, एक नया गृह उद्योग, लार्जर फैमिली सुसंचालित परिवार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। आज के संयुक्त परिवार तो अनुशासनहीनता और आचार संहिता के अभाव में स्वार्थों की खींचतान के अखाड़े बन गए हैं। उत्तराधिकार की ललक तथा कम न करने में बड़प्पन समझे जाने के कारण अनेकों विग्रह खड़े हो रहे हैं। जिस स्वरूप में संयुक्त परिवार इन दिनों चल रहे हैं वे अपनी प्रतिगामिता और अस्त व्यस्तता के कारण अधिक दिन न चल सकेंगे और संयुक्त परिवार पद्धति पाश्चात्य देशों की तरह समाप्त हो जाने का संकट पड़ेगा। पर उसे वैज्ञानिक, शास्त्रीय, व्यवहारिक एवं सुविधाजनक बनाने का दूसरा नया तरीका है लार्जर फैमिली, एक सहकारी संस्था के रूप में विकसित हो सकेगी। मोहल्ले के सभी काम मिलजुल कर एक साथ संपन्न हो। भोजन बनाना, कपड़े धोना, बच्चे खिलाना, साझे की दुकान, ट्यूशन, स्कूल, मनोरंजन आदि दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताएं अलग अलग पूरी करते रहने के स्थान पर यदि संयुक्त रूप से पारस्परिक श्रम नियोजित करके पूरी की जाने लगे तो स्थान, समय, श्रम, पैसे की भी भारी बचत हो सकती है एवं अनेकों उपयोगी कार्य संपन्न होते रह सकते हैं। व्यक्तिगत सुविधा स्वतंत्रता तो इसमें है ही, पारिवारिकता एवं सहकारिता का लाभ मिलता रहे। ऐसा प्रचलन चल पड़ने पर सारे समुदाय की शक्ति का अपव्यय बचेगा और उसे राष्ट्र की रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकेगा। व्यक्ति, परिवार और समाज की ऐसी आदर्श संरचना को मात्र कल्पना या यूटोपिया न माना जाए, एक दृष्टा की ऐसी भविष्यवाणी मानी जाए जो आगामी कुछ दशकों में ही साकार होकर रहेगी। इसे कौन संपन्न करेगा, यह प्रश्न गौण है। हर वह व्यक्ति जिसमें उच्च स्तरीय भावनाएं बीज रूप में विद्यमान है, परोक्ष जगत की सहायता से प्रज्ञा युग को अवतरित करने का भूमिका निभाने हेतु पुरुषार्थ करेगा। वे कसाय, कलमस, लोभ, मोह के बंधन जो आज उसे घेरे हैं, आने वाले कल में अपने पास से मुक्त कर चुके होंगे। ऐसी पीढ़ी जन्म ले चुकी है एवं विकसित हो रही है। हमारी सूक्ष्मीकरण साधना उसे वैसा ही पोषण देने में नियोजित होगी जैसा अपेक्षित है। ये साथियों आज का अध्याय है। ये अगर गुरुजी की भविष्यवाणी न मान करके केवल कल्पना ही समझी जाए
तो ये अपने आप में कितनी श्रेष्ठ कल्पना है, कितनी श्रेष्ठ विचारणा है और कितनी श्रेष्ठ धारणा। सचमुच अगर भविष्य का वातावरण, भविष्य का संसार ऐसा हो तो आप विचार करके देखें, वास्तव में धरती स्वर्ग बन जाएगी। अब एक काम करिए, इस अध्याय में जो कुछ भी लिखा है हम अपना मूल्यांकन करें कि इसमें जो कुछ भी लिखा है हमारे भीतर वैसा है या नहीं। यदि नहीं है तो हम अपने आप को उस तरीके से तैयार करें कि आने वाला जो प्रज्ञा युग है हम उसमें ठीक ठीक सहयोग कर सकें। और यदि हमारे भीतर वैसा नहीं है और हम नहीं कर सकते तो फिर आप समझ लें कि आने वाले प्रज्ञा युग में जो गुरुजी ने कहा है कि कुछ ही दशकों में ये हो करके रहेगा, ये गुरुजी की भविष्यवाणी है। और जो भावनाशील परिजन हैं वे ही इसे संपन्न करेंगे, जो उच्च स्तरीय भावनाएं जिनके भीतर विद्यमान है। हम सब अपने भीतर इन गुणों को, इन विचारों को, इन भावनाओं को जागृत करें और आने वाले समय को ऐसा बनाएं जैसा गुरुजी ने यहाँ पर भविष्यवाणी की है। तो फिर हमारा स्वाध्याय करना, गुरुजी के विचारों से जुड़ना सार्थक हो जाएगा। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप सब जो है इस अध्याय को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर व्यक्ति इसको पढ़ने, सुनने और उस अनुसार अपने जीवन में उतारने के प्रयत्न में लग जाए, आज से, अभी से। इसलिए एक भी व्यक्ति आपके संपर्क का न बचे। आप लोगों के बीच में जा करके उनसे कहिए कि भैया सारा काम छोड़ करके ये थोड़ी देर का ये अध्याय आप अवश्य सुनिए, हर कीमत पर सुनिए। ऐसा आप प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।